guys, this is Shagun. Welcome to Sky Trapper, a new education learning platform. आज हम पढ़ने वाले हैं रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जर्मनी में हिटलर किस तरह से अब जो सब कुछ डैमेज था, उसकी इकोनॉमी जो पूरी तरह से तहस नहस हो रही थी, उसको कैसे वो रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि वापस से खड़ा करता है ना, कैसे उसमें सुधार लाता है वो। तो ये चीज़ देखने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने हिटलर के बारे में स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा देखा कि बहुत अच्छा है वो, है ना। दिन बीच में हमने देखा उसने डेमोक्रेसी की तबाही मचा दी। अब आज देखेंगे कि अब वो अब क्या अच्छे काम करेगा, भैया कुछ तो अच्छा कर लो, है। तो ये सारी चीज़ हम आज की क्लास में देखेंगे, तो फिर ध्यान से सुनना है ना। रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो क्या हुआ कि हिटलर को अपनी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारनी थी। इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के लिए उसे चाहिए था एक इकोनॉमिस्ट, मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, मतलब एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए था। तो उसने सोचा, उसने कहा अपने अपने सिपाहियों से, कहा सिपाहियों जाओ इकोनॉमिस्ट को ढूंढ के लाओ। इकोनॉमिस्ट को ढूंढ के लाया गया, तो इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम है हेजलमेर सैच। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अब तुम उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोनाउंस करो, है ना। तो हम तो सैच बोलेंगे। तो इनको लाया गया, भैया आओ। हिटलर ने कहा आओ, अच्छा आओ बैठो। तो बताओ भाई, अब कैसे इकोनॉमी कैसे सुधारी जाए, है ना। कुछ तुम्हारे सोचे हो कुछ, कि फर्जी के इकोनॉमिस्ट बने बैठे हो, हाँ? इतनी हमारी देश की इकोनॉमी ऐसे नीचे चली जा रही है, तुम्हें कुछ दिमाग वाग लगाया है? तो डिग्री गिरी सब फालतू ही है। सच बोले नहीं भाई, ऐसा थोड़े। तो बताओ फिर क्या सोचा है। तो उसने कहा हिटलर जी ऐसा है कि हमें खुद से पैसा लगाना चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो, खुद से पैसा क्यों लगाए? उसने कहा भैया सुनो तो, पूरा प्लान तो सुनो। यहाँ पर लिखा हुआ ना, स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, है ना। उसने कहा, सैश ने कहा स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम हमें शुरू करना चाहिए। हिटलर ने कहा ये क्या होता है? तो उसने कहा भाई ऐसा है कि हम खुद पैसा लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे, और रोजगार देंगे तो हमारी फिर प्रोडक्टिविटी होगी। ऐसे कैसे? तो उसे समझाया कि देखो ऐसा है, जैसे कि हम पैसा लगा रहे हैं, हमने एक फैक्ट्री बनाई किसी चीज़ की, फैक्ट्री बनाई। अब फैक्ट्री बनाएंगे तो फैक्ट्री बनाने के बाद हमें लोग भी चाहिए काम करने के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। रोजगार मिलेगा, वो वहाँ पे काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो हमारे मार्केट में पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, और हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। हिटलर ने कहा अब की ना, तुमने पते की बात है ना, ये सब आइडिया तुम्हारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? बोले भाई साहब आप थे नहीं ना पहले, इसलिए आइडिया नहीं आया। तो कहा चलो अच्छा ठीक है, तारीफ नहीं ज़्यादा। तो इस प्रोग्राम के चलते जर्मनी में दो प्रोजेक्ट्स सामने आए। पहला पहला था सुपर हाईवे, है। सुपर हाईवे बनाया जर्मनी में, एकदम रफ्तार वाला चिकनी एकदम सराटेदार रोड बनाई। इसलिए ताकि उसकी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लुएंटली मूव कर सके, है ना। कल को कोई लड़ाई हो गई और हमें अपनी आर्मी चाहिए, हम फोन करके बुला रहे, पता चलो ऊबड़ खाबड़ चढ़ते आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तब तक वहाँ पे सब हार हूर के सब खत्म हो गया, वो आ ही नहीं पाए। तो एक अच्छी सी रोड चाहिए, है ना। तो सुपर हाईवे बनाया जहाँ पे कई सारे लोगों को रोजगार मिला सुपर हाईवे बनाने में, है ना। तो व्यापार एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी रोड का सहारा लिया गया। दूसरी चीज, उन्होंने अपनी कार निकाली वॉक्सवैगन। आज जो हम देखते हैं ना कार इंडिया में, जर्मन ब्रांड है, याद रखना आज से, है ना। तो इन्होंने अपनी एक कार निकाली। भाई अब थोड़ा सा ये सब काम वाम चलते रहेंगे, थोड़ा सा थोड़ी तानाशाही में कार वार निकालना ज़रूरी है ना उस टाइम की। तो एकदम मस्त कार है, देखो दिखाते हैं अभी तुमको। ये रही कार, है ना, क्या मस्त है। आजकल तो और इससे भी अच्छी कार आ रही है वॉक्सवैगन की। तो अब क्या हुआ भैया, पहला स्टेप तो इन्होंने प्रोग्राम अपना इकोनॉमिस्ट की हेल्प से किया, निकाला, है ना। थोड़ी सक्सेस मिली उसमें, थोड़ी क्या सक्सेस मिली, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। अब फॉरेन पॉलिसी में कैसी सक्सेस, है ना। क्या है फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है ना, कोई कंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जुड़ती है जिसमें ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मिली हुई हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लगभग 195 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। इससे क्या होता है ना, उस ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको उसे मानना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग रूल करना पड़ता है। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो फिर दंड के पात्र बनोगे। जैसे यूनाइटेड नेशन है, और ब्रिक्स सुना होगा, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 4-5 कंट्रीज आती हैं, ब्रिक्स है। और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सर्च करना कितने ऑर्गेनाइजेशन है। कॉप सुना ना, कॉप की मीटिंग होती है, क्लाइमेट ऑन पेरिस
डील, मतलब कि क्लाइमेट इश्यूज पे सारी कंट्रीज अपना पॉइंट्स रखते हैं, तो इस तरह के कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे। तो हिटलर ने कहा यार ये हमारे रास्ते का कांटा बन रहे हैं, इनका कुछ इंतजाम किया जाए। तो हिटलर ने क्या किया, 1933, देखो अभी वही साल है 1933 ही, अभी कुछ ज़्यादा वक्त बीता नहीं है, दिमाग देखो कितनी तेज़ी से भाग रहा है। 1933 को हिटलर ने, एक लीग है, मतलब एक ग्रुप है, लीग ऑफ नेशंस, उसमें से हट गया। हमने कहा भैया हम जा रहे हैं, हमें नहीं रहना तुम्हारे ग्रुप में, हमें इतनी पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, हम तुम्हारे अंडर में रह के और ये टर्म्स एंड कंडीशन में रह के हम अपनी जर्मनी में जैसा हम चाह रहे हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, हमें छूट नहीं मिल पा रही है। तो अब तो भैया हिटलर वहाँ से भी निकल गया, अब वो खुला साड़ की तरह जो चाहे वो करवा रहा था जर्मनी में। तो अब भैया क्या किया, अब 1933 में वो उससे भी मुक्त हो गया, फॉरेन पॉलिसी से मुक्त हो गया, मतलब कि जो भी ग्रुप्स हैं उनमें से बाहर आ गया। अब वो खुला साड़ बन के घूम रहा है जर्मनी में, जो चाह रहा है वो कर रहा है। अब देखो पहला काम उसने किया, री ऑक्यूपाइड राइनलैंड इन 1936। याद है राइनलैंड? राइनलैंड वही एरिया है जहाँ पर एलाइज ग्रुप ने उसकी मिलिट्री को पीछे करके अपनी मिलिट्री लगा दी थी, उस पर कब्जा कर लिया था। कहा था मैंने, रिच रिसोर्स लैंड था उसका। उसने कहा भैया तुम बहुत दिन तुमने इस हमारी हमारी भूमि हमारी जगह का तुमने बहुत शोषण कर लिया, यानी कि तुमने बहुत ज़्यादा यहाँ से सामान निकाल लिया, कोयला वगैरह निकाल लिया, मिनरल्स निकाल लिए, अब तुम निकल लो, पीछे चलो। तो उसने अपना राइनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया। दूसरा काम क्या किया, ऑस्ट्रिया, वही याद है ना ऑस्ट्रिया सर्बिया वाला, तो ऑस्ट्रिया में जर्मन मतलब स्पीकिंग, मतलब जर्मन लैंग्वेज जो बोलते होंगे, ज़्यादातर लोग वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही बोलते थे। अब क्योंकि हिटलर भी ऑस्ट्रिया का ही था, है ना, तो उसने ऑस्ट्रिया से कहा भैया चलो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, है ना, हम पूरा एक देश एक साम्राज्य बनाएंगे, हमारे साथ शामिल हो जाओ। ऑस्ट्रिया ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रिया इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया की वजह से इतना सब कुछ हो चुका था, एहसानों तले तो दवाई था। तो ऑस्ट्रिया भी अब मिल गया जर्मनी के अंदर। तीसरा काम उसने किया कि उसका एक स्लोगन आया भैया, 1936 में राइनलैंड वगैरह कवर किया, उसके बाद एक उसने अपना स्लोगन निकाला, स्लोगन वन पीपल वन लीडर वन एम्पायर। तो ये उसका स्लोगन था हिटलर का जर्मनी में। पसंद आया? और नहीं पसंद आया तो कुछ कर नहीं सकते, तुम उसको पसंद करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद क्या हुआ, अब क्या किया इसने, तीन काम तो कर लिए, स्लोगन निकलवा लिया और ऑस्ट्रिया में मर्ज हो गया और राइनलैंड पे कब्जा कर लिया। अब क्या रहा, एक छोटा सा देश था स्लोवाकिया, जिसको तुम कुछ भी बोलो, सेज स्लोवाकिया बोलो या स्लोवाकिया बोलो शॉर्ट में। तो स्लोवाकिया का एक छोटा सा शहर था सुडेंटलैंड, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जर्मन बोलते थे। तो उसने कहा भैया तुम लोग जर्मन बोलते हो तो जर्मनी में शामिल हो जाओ, है ना, तुम्हें यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं तुमको फ़ायदा मिलेगा। तो वहाँ के लोग मनी मन सोच रहे हैं हम पता है कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, तुम पॉलिसीज़ के नाम पे हमको उल्लू बना रहे हो, लेकिन क्या करें, तुम कह रहे हो तो जाना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अगर हम ना करेंगे तो तुम हमको ऊपर पहुँचा दोगे, है। याद है ना चैम्बर्स, है ना, और वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। तो भैया सब चले गए, इन्वॉल्व हो गए जाके अपने जर्मनी में, सारे मर्ज हो गए, है ना। अब ये सब जो भी चीज़ें हिटलर कर रहा था, सोच रहे होंगे कि अलाइज ग्रुप जो वर्ल्ड वॉर वन में शामिल थे, जो कंट्रीज़ जैसे कि ब्रिटेन, यूएसए, इंग्लैंड, वही ब्रिटेन में ही आता है इंग्लैंड, और फ्रांस है और रशिया है, ये सारे लोग क्या शांत बैठे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। भाई बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था यार हमने वर्ल्ड वॉर वन में के बाद वर्साइल ट्रीटी, इतनी हार्श ट्रीटी साइन की थी जर्मनी के साथ। जर्मनी ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान था, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, कर लेने दो थोड़ा सा उछल कूद, है ना, फिर बाद में देखेंगे, हैं, जब तक ये हम जब ये हम तक पहुँचेंगे ना तब हम चढ़ेंगे इन पे, अभी ये आसपास थोड़ा उछलने थोड़ा सा, फिर देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। इसके अलावा इंग्लैंड का अनस्पोकन सपोर्ट था, मतलब चुप था ना इंग्लैंड, उसके बाद सपोर्ट कर रहा था, इस वजह से अनस्पोकन सपोर्ट, चुपचाप सपोर्ट कर रहा था। विच हैड कंसिडर्ड द वर्साइल वर्डिक्ट टू हार्ड, जो ये कंसिडर कर रहा था कि जर्मन के साथ जो हमने ट्रीटी साइन की थी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, तो चलो कोई बात नहीं, कर रहा है करने दो, उसी की जगह है जो वापस ले रहा है ना, ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है।
तो यही सारी चीज़ें थी, और इतना ज़्यादा क्विक एक्सेस का मतलब इतनी तेज़ी से उसने बदलाव किए जर्मनी में कि अब जर्मनी की कंट्री की जो डेस्टिनी थी बदलने वाली थी। अब देखो, तुम लोग को लग रहा होगा एक तरफ तो अच्छा काम कर रहा था, इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आ रही थी, है ना, अपनी चीज़ें वापस ले रहा था, जो उसने वादे पूरे किए थे, एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, लोगों को रोजगार दे रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो वो कर रहा था, लोगों को मरवा रहा था, अपने कट्टर दुश्मनों को मरवा रहा था। 52 तरह के लोग थे, सोच रहे हो, किसी के एक दो दुश्मन होते हैं, उसके 52 प्रकार के दुश्मन थे। तो उनको मरवाना थोड़ा सा सही नहीं था। बाकी तो हिटलर था ही, अपना हीरो था ही। हिटलर हिटलर ना होता तो जर्मनी में पता नहीं आगे चल के क्या होता, जर्मनी की हिस्ट्री कुछ अलग ही होती। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा था, क्या हिटलर रुका, क्या यहाँ तक शांत हुआ? नहीं। अब असली कहानी शुरू होगी वर्ल्ड वॉर 2 की। अब दूसरा युद्ध छिड़ने वाला है बच्चों, क्योंकि अब हिटलर इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, और अब उसके बाद पैसा है युद्ध लड़ने के लिए। बदला लेना है ना, उसने कहा था ना, मैं सबका बदला लेगा, अपना हिटलर सबका बदला लेगा। तो फिर अब भैया बदला लेगा तो लड़ना पड़ेगा। तो अब आगे की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखना है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 में कौन सी कंट्रीज एक साथ होती हैं, अब कौन जर्मनी के साइड होता है और कौन अलाइज पार में होता है ना। ठीक है, तो समझ में आया आज का? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सो अब अगली क्लास में प्रेजेंट रहना, और ज़रूर देखना, अभी तक के वीडियोस देखना, है ना। और पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप में। और हाँ, शेयर करना अपने दोस्तों को भी, उन्हें भी मज़ा आएगा, जैसे तुम मज़े ले रहे हो अकेले अकेले, उनको भी मज़े लेने दो। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।